अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। एक बार फिर आपको सुबह खैर। हम आपको हर बार आते हैं और वही खूबसूरत मॉर्निंग के आपको जो खुशामदीद कहते हैं, आपको ग्रीट करते हैं, तो लिटरली मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये रिश्ता जो है ये सारी जिंदगी इसी तरह बंधा रहेगा। आज कपड़े पहनने का मकसद ये है कि हमारे जिस थान से मैंने बनवाया उसी थान से मुझे लग रहा है बिल्कुल ऐसा ही है। आज ये कपड़े पहनने का मकसद ये था कि मैं आपको ये बताता चलूं कि हम अपनी खाली फोर्सेस नहीं, खाली पुलिस नहीं, हमारी फौज नहीं, नेवी नहीं, एयरफोर्स नहीं, बल्कि जितने अंग संग हीरोज हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, उनके लिए आज ये हमने लिबास मुंतखब किया है। और हम इतने प्राउडली कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमने दिखाया भी, वो सब कुछ करके दिखाया जो दुश्मन को लगता था कि हम कभी ना कर पाएंगे। बड़ी कोशिश की हमने, जिस तरह हमारे दीन ने सिखाया। हमने बार बार कहा मत करें, क्या कर रहे, आपने वो पत्थर फेंका, हमने पत्थर को रोक लिया, रोकते रहे। फिर हमने कहा यार क्या हो गया, फिर आपने कहा नहीं 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 नहीं, आप जब तक लालतों के भूत बातों से नहीं मानेंगे नहीं करेंगे, हम तो नहीं मानेंगे। फिर हमने आपको किया, फिर आपने टेलीफोने घुमाई, आपने कहा जी बस करो बस करो, रोको रोको, कोई तो रोक लो। ये भी एक अजीब सी चीज है कि पहले जो है वो बहुत सारी न्यूज आ रही थी कि ये तो इनका आपसी मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये वो फलान ढमकान। फिर उसके बाद जब हमने कहा कि अच्छा हम ये कर सकते हैं और ये करके दिखा दिया जब हमने, तो फिर फोन आने लग गए कि अब आप ये ना करें। What a salute to our forces because the way they have tackled it। अगर हम आवाम पे वो करते ना तो यकीन माने पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन how brilliantly, I swear how brilliantly, बड़े लोग का जो है वो मुंह बंद हुआ। सब लोगों ने कहा, अच्छा मुझे बड़े लोगों ने कहा कि यार ये क्या है, हम लोग सही जा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। बट आर फौज इज सो माशाल्लाह स्टेबल, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब साथ वालों को मैंने देखा है जो उनके कार्टून्स और ये जोकर्स बिठाए हुए, खुदा के लिए हायरिंग प्रोसीजर आप अपना चेंज कर ले, अब रिक्रूटमेंट चेंज करें। आपकी रिक्रूटमेंट में शायद चेंजेस आएंगे ना, आपकी वीडियोस जो चल रही होती हैं जो आप चेक कर रहे होते हैं वो चेक ना करें। अच्छा, आप कुछ और चेक करके दिमाग चेक करें। एक चीज नोटिस की है, बहुत सारी चीजों में ना आपको, आप देखते हो कि मीडिया अपीयरेंस से आपको पता लग जाता है कि कौन जो है ना कितने पानी में है। उनकी मीडिया अपीयरेंसेस आप देखें, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप देखें, जो पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे वो देखें, और उसके बाद जब उनको जब थोड़ा जवाब मिला उसके बाद की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, मतलब जमीन आसमान का ना। एक बात है, ये बात हमारी इतनी सटल होती है, उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाए जा रहे होते हैं, वीडियोस दिखाई जा रही है, गलत बात है, ये गलत बात है। एक बात मानो, उन्होंने माना, उनसे सब पूछे थे, कहते हैं आपके जो F-17 थंडर गिरे तो इसके बारे में क्या कहेंगे। मुझे लगा इनकार कर देंगे, झूठ तो माशाल्लाह फिट किस्म का बोल लेते। उन्होंने कहा जंग है, नुकसान तो हो ही जाता है। हाँ, मैंने कहा है बेचारे, अच्छी बात है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उनको आपको कहना चाहिए कि जो है ना वो अच्छा राफेल का भी जो है ना वो बड़े मजे की चीजें जो है, लेकिन सब मुल्कों को बदनाम कर दिया, सबने पढ़ लिया होगा, उनको दिया जो दिया, जो चीजें हम लोग जो है ना वो चाह रहे थे कि इसके बारे में बात ना करें, लेकिन जाहिर है अंदर का पाकिस्तानी जो है वो जाग रहा होता है और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम इसके बारे में बात करें। जिस तरह हमारी ने कहा, बहुत सारे लोग जो है ये सवाल पूछ रहे थे कि जी हम क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करें, तो हम सही टाइम का, सही वक्त का, सही तरीके से जवाब देने अच्छा, का इंतजार भी नहीं कर रहे थे। वी वांटेड पीस। हम चाहते थे कि खित्ते में जो है कोई मसला ना आए, खित्ते में कोई रुकावट ना आए, खित्ता अच्छी तरह चलता रहे। हमने कहा कि यार अगर दुश्मन बेवकूफ है, हम बेवकूफ ना बने। लेकिन हम तो 7-8 दिन से आप ये हरकतें कर रहे थे। हमने कुछ नहीं कहा, 3-4 दिन से हमने 3 घंटे छोटा बर्दाश्त नहीं कर सके। एक वीडियो आपने देखिए कि जी वो मवाजना किया जा रहा है कि जब टर्की में ज़िलज़ला आया था तो हमने क्या क्या किया था उनके, और उसके पीछे एक बॉलीवुड का गाना लगा हुआ है। लिटरली उनके बुलेटिन में चल रही थी वो वीडियो कि जी जब टर्की में ज़लज़ला आया था तो हम किस तरह आए थे, हमने उनकी मदद की थी, वहाँ के लोग हमारा शुक्रिया अदा कर रहे थे, और जब हमें ज़रूरत पड़ी, जब वॉर आई तो टर्की ने हम पाकिस्तान का साथ दे दिया हमारा। और पीछे बॉलीवुड का गाना चल रहा है रोने वाला। बस यही है ना, लिटरली मुझे तो वो मेरी इंस्टाग्राम वाली वीडियो ठीक है ना, हंसी आ रही थी। इंस्टाग्राम वाली वीडियो बहुत अच्छी है।
जितने भी लोग हैं जिन्होंने उसमें स्पेशल अपीयरेंस दी है, बहुत अच्छा काम किया। एक चीज पे मुझे एतराज है, वो ये है कि वही वीडियो थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए थी। लेकिन आपको आज ये कहे कि हम अपनी पूरी पाकिस्तानी फौज, हमारी नेवी, हमारे एयरफोर्स, वी गिव अ बिग बिग सल्यूट टू देम। हमारी तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं और ये सीना तान के हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सो। जी, वेलकम बैक टू द शो। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसमें हर बंदा यहाँ पे बहुत सेंसिबल है। यहाँ पे जहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी आर्म फोर्सेस की, वहाँ पे हमें अपने जर्नलिज्म के हवाले से भी बात करनी चाहिए कि हमारे जर्नलिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेंसिबल हैं। ये जितना भी टाइम गुजरा है, मैं बहुत खुश हुई हूँ अपने टीवी स्क्रीन्स को देख के कि बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने सारी चीज़ को टैकल किया है। कहीं पे कोई कुछ भी, कहीं पे कोई हैपहैज़र्ड सी सिचुएशन आई है, तब भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसी खबरें चलाई हैं जिससे लोगों के अंदर अफरा तफरी ना फैले, लोग परेशान ना हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकती, आप ये नहीं कह सकती, क्योंकि दूसरे चैनल देखो, साइलेंट जर्नलिज्म करना और कंटेंट वाला जर्नलिज्म करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुश्किल काम नहीं उनको हो सक रहा था उनसे, तो मेरा ख्याल है फिक्र ना करे, वो इंशाल्लाह ताला वो लोग ये काम भी सीख लेंगे हमसे। हम है ना, हम मेरा नहीं ख्याल वो कभी भी ये सीखेंगे। आप हमारे अदाकार ले लेते हैं तो हम आपको जर्नलिस्ट भी दे देंगे, कोई मसला नहीं, आप उनसे भी सीख लें। उनको वो चाहिए नहीं ना, उनको वही अर्नब गोस्वामी टाइप के चाहिए। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं आज उनसे जिनका तालीमी निजाम के हवाले से, जिनसे आज बात करेंगे। समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी क्लोज टू हलीमा इन माय हार्ट। जब भी हम तालीम की बात करते हैं तो निसाब में फ़र्क बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में। ये खाली मैं आपको पाकिस्तान की बात नहीं बता रहा, आप अराउंड द कॉर्नर देखें, पूरे कॉन्टिनेंट में देखें तो तालीमी निज़ाम डिफरेंट होता है। देयर इज़ इवन दो इंटरनेशनल सिस्टम में भी 3 तरह के सिस्टम्स मौजूद हैं, जिसमें डिफरेंट बोर्ड्स हैं। अब उस बोर्ड्स की भी अलग अलग तालीम है, अलग अलग किताबें हैं, उनके अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दीज निज़ाम्स, और उन निज़ाम में से बेहतर कौन सा है, किस निज़ाम को कैसे अप्रोच करना चाहिए। हलीमा, आई थिंक यू विल बिल्कुल जी। जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको आज दावत देने का जो बेसिक मकसद था वो ये था कि जिस तरह नए निज़ाम आते हैं उसी तरह नई नई लोग भी आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े यंग होते हैं लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत अरसे से इस हवाले से काम कर रहे हैं। जो डिफरेंट किस्म के हमारे यहाँ निज़ाम तालीम है कि कौन से में जाना चाहिए, कौन से में नहीं जाना चाहिए। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, वालिदैन भी जो पुराने ज़माने के पुराने ख्यालात के हैं वो भी बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बहुत सारी हाइप जो है वो चीज़ों को दी जाती है, उनको समझ में नहीं आ रहा होता। तो आज हम उनसे इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। बहुत वास्ट उनका एक्सपीरियंस है, ख़ुद भी वो इंजीनियरिंग की दुनिया से जो है वो वाबस्ता है, और पाकिस्तान को डिफरेंट जगह पर स्पोर्ट्स के हवाले से भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अभी जो कतर में दोहा में जो फुटबॉल लीग हुई थी वहाँ पे भी वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। उनसे उस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी जाना चाहिए, वो भी उनको हेल्प करती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके अप्लाई करने के लिए। इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है फरहाद एहसन। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फरहाद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू यू टू, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ फरहाद हैव अ सीट। इससे पहले कि हम कन्वर्सेशन का आगाज़ करें, मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब मैं इतनी सी थी तब से मैं फरहाद को जानती हूँ, और तब से फरहाद बिल्कुल ऐसे ही। ये कोई अच्छी बात तो इसने आपके बारे में ना की वैसे तो। नहीं, लेकिन अच्छी बात है, तब से आप बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क भी पड़ा आपके अंदर। असल में जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो हमेशा स्पोर्ट्स में रहता है, एक्सरसाइज करता है। जी प्लीज, आप इंट्रोडक्शन दिए, कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं करते वो बता दें, क्योंकि तब सब कुछ ही आप कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, मेरे हमेशा से प्लान इस तरह के होते हैं ना कि मैंने अपनी सारी छुट्टियां पहले से प्लान, इवन एक दिन की भी छुट्टी होती है तो मैंने डिज़ाइन किया होता है कि अच्छा आज मैंने क्लिफ डाइविंग पे जाना है, अब मैंने फलानी जगह जाना है। यही कि आप टाइम यूटिलाइजेशन और प्लानिंग, मेरे 10 महीने मुकम्मल अपने काम के साथ होते हैं। मैं उसमें संडेज भी ऑफ नहीं करता, बहुत रेयरली होता है जब संडे ऑफ होता है। अच्छा। फिर 2 महीने ऐसे बेरोजगारी के गुजरते हैं कि उसमें मैं सिर्फ पूरी दुनिया ट्रैवल करता हूँ। मतलब ट्रैवलिंग में मेरी इस तरह शहनशाह वाली होती है कि द मोमेंट व्हेन आई एम डन with the city, then I just take any source of transportation। गाड़ी अवेलेबल है, टैक्सी है, ट्रेन है, बस है, क्रूज़ जा रही है, शिप जा रही है, इवन कार हॉपिंग करनी है, किसी से आपने मदद लेनी है,
कुछ भी करके आपने यानी कि आप अपना मेरी तरह शहर जब ट्रैवल change करने करना के लिए जाते हो शहंशाह की तरह करते हैं, वापस आते हो तो मेरी तरह कशकोल होती है हाथ में नहीं, कि कोई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो सारे खर्च करके आता हूँ। मैं 11 साल की उम्र से काम करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अर्नड इनफ। मैं जो ना इस हवाले इनकी से बेगम पकड़ ले इनको, इनके पास बड़े इनकी पैसे बेगम हैं। नहीं नॉट है। मैरिड येट, ओह, अच्छा। इसीलिए मैं जो मेरे साल की अम्मी उम्र- पकड़ ले। नहीं, अम्मी को मैंने खुश किया हुआ है हर तरह से, अम्मी को अल्हम्दुलिल्लाह। खुश किया हुआ है। अच्छा, फरहाद के बारे में मैं बता दूं कि मैंने फरहाद को जो है ना वो बिल्कुल फैमिली की तरह हम लोग हैं और ग्रो करते हुए देखा है। माशाल्लाह। फरहाद जो है वो बिल्कुल इस किस्म के नहीं है कि इनके जो फादर हैं वो कोई बहुत अमीर कबीर थे और फिर उसके बाद फरहाद के पास वो सारी मालो दौलत आ गई। मैंने इनको ज़ीरो से यहाँ तक पहुँचते हुए देखा हुआ है कि कैसे एक एक दिन करके और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं आपकी मिसाल दे रही होती हूँ कि ये बंदा जो है, अब मैं इनके अच्छा, आपने एक billboards बंदे लगे हुए के अलावा देखती हूँ। हमेशा आप जिस बंदे की तारीफ की है मुझे उस पर बड़ा ट्रस्ट रहा, मुझे लगता है कि शी इज वेरी क्रेडिबल। एक बंदे के अलावा इसने हमेशा जिस बंदे की तारीफ किया है, मेरे अलावा, मतलब दैट्स मी, एक बंदा, अच्छा। ठीक है, मुझे लगता है मेरी तो वैसे ही करती है, अच्छा। बट नाउ आई वांट टू एक्सप्लोर यू मोर, आई वांट टू नो अबाउट यू मोर, बिकॉज जितनी वो तारीफ कर रही है समथिंग वेरी इंस्पायरिंग। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे आमीन, और इसी तरह रखे और आप इसी तरह इंथुजियास्टिक रहे अपने काम के लिए। पहला सवाल मैं आपसे कर देता हूं और छोटा सवाल है मुख्तसर, मुझे बताएं कितनी तरह के निसाब पाकिस्तान में मौजूद है, क्योंकि आप एजुकेशन सिस्टम में हैं। अभी सिर्फ ये बताइए, फिर हम उन निसाबों पे वन बाय वन जाएं। कितनी जो मेन प्रोमिनेंटली जिसको आप लोग अपनी निगाह से देखते हैं वो 3 तरह के हैं। ठीक है। एक तो हमारा जो नेशनल करिकुलम सिस्टम है जिसमें मैट्रिक एफएससी जिसको आम इस्तेलाह में बिल्कुल कहा ऐसे। जाता है, फिर एक है मदारिस का जो निज़ाम है जी, वहाँ जी, से भी बहुत बिल्कुल। अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। बिल्कुल। फिर तीसरे नंबर पे आता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, O level है। ठीक है, ओ लेवल्स और ए लेवल। इवन इसमें फिर फर्दर ऑन एक्सपेंसिव चीज़ आ रही है लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल फिलहाल नहीं रही, लेकिन वो भी IGCSE? आना, नो वो तो सारा सेम है ना। कैम्ब्रिज का एक एडवांस्ड वर्जन है ओ लेवल्स का, नया नाम या कह लें कि एक एडवांस वर्जन उसको आप कहते हैं कि IGCSE, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, और ओ लेवल का जो एक्चुअल नाम है वो जनरल सर्टिफिकेट General फॉर certification, जी। GCE उसको बोलते हैं, एजुकेशन, राइट। जिस तरह पाकिस्तान में ना अभी भी आप मेहरान सेल करेंगे ना यूँ बिकेगी आपकी, कहेंगे जी पुरानी गाड़ी है, तो पाकिस्तान में ना नया ट्रेंड बड़ा मुश्किल से आता है। तो GCE जो ऑब्सोलीट हो चुका है, एडेप्टेशन जो है वो लोग बड़ी मुश्किल से यूनाइटेड करते हैं। किंगडम यूके में GCE ओ लेवल ऑब्सोलीट हुआ हुआ है। अगर आप किसी अपने ओ लेवल्स के या किसी कजन शजन से दोस्त यार से पूछे यार ओ लेवल के बारे में ये क्या होता है, इंग्लैंड वाला, उसको बोले मैं GCSEs कर रहा हूँ, तो उसको पता होगा कि जनरल सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन वो 10th ग्रेड के बराबर है। पाकिस्तान में जब वो चीज़ आती है तो इंटरनेशनल GCSEs बन जाते हैं जिसको आप लोग IGCSE बोलते हैं। ठीक हो गया ये, तो एक तो ये वाला सिस्टम है। फिर एक इसके बाद अमेरिकन सिस्टम भी आता है, उसको इंटरनेशनल बैकलॉरेट IB के बोलते हैं। गलबन आपने सुना होगा, रिसर्च बेस्ड थोड़ा सा काम है वो, तो वो थोड़ा सा और एक्सपेंसिव हो जाता ठीक है, लेकिन ठीक है। नॉर्मली जो है ना हमारी जो अपर मिडिल क्लास है या जो एलिट क्लास है वो ओ लेवल्स पर पर सेटिस्फाइड। आज आपसे बात करके मुझे लग रहा है मुझे कुछ नहीं आता, लिटरली आई थिंक आई नो नथिंग। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आई नीड टू एजुकेट माई सेल्फ, मुझे बहुत कुछ जानने की जरूरत है। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। फरहाद से बहुत सारी चीजें आज सीखेंगे और इन डेप्थ सीखेंगे, कहीं मत जाइएगा, साथ रहिएगा, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जून जुलाई में शो करना इज नॉट दैट इन इजी जॉब। अभी जून नहीं आया, अभी वही नहीं कह रहा हूँ, आया। मई में भी इतना मुश्किल हो रहा है जो आपका शो करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट एनी हाउ मूविंग ऑन, अब फहद आपसे हम निज़ाम के बारे में पूछ रहे थे। मैंने आपसे पूछा कि 3 तरह के आपने निज़ाम बताए, स्पेसिफिकली जो हैं उसके बारे में डेप्थ करेंगे बात। सबसे पहला सवाल यही था कि ओ लेवल, ए लेवल और मैट्रिक, हम आपसे बुनियादी सवाल ये करते किसको करना चाहिए। जब आप बच्चा 7वीं पहुंचता है, 8वीं पहुंचता है, एक वबा फैल जाती है कि अब जो सुगरा का बेटा है उसने ओ लेवल, ए लेवल कर दिया, अंग्रेजी बोल रहा था, मेरा तो करेगा ही करेगा, चाहे मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं, लेकिन बच्चा हमारा ओ लेवल, ए लेवल करेगा। मैं उसे बाहर भेजने के पैसे मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने उससे ओ लेवल, ए लेवल कराना है, ये भी भूलते हुए कि जब उसका IBCC से चेंज होगा, रिजल्ट चेंज होगा, वो 10% तकरीबन और डिडक्ट हो जाएंगे, मार्क्स उसका एडमिशन कहीं नहीं हो पाएगा। सो ओवर टू। अच्छा हलीमा हंस गई है बेसिकली, एक बड़ा एक FAQ और बड़ा एक नाइव सा ये सवाल है। मैंने भी सवाल पूछा था फरहाद से और उसके बाद फरहाद ने मुझे ऐसा जवाब दिया जो अभी थोड़ी देर पहले हुमायूं कह रहा था कि मुझे लगा कि मैं काफी Alienated हूँ। हाँ, मतलब मुझे कुछ नहीं पता तालीम के हवाले से। जी, तो जब भी कभी कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं ना उसके बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, राइट। जैसे अभी मिसाल के तौर पे मैं जिम सेलेक्ट करता हूँ ना, तो मैं उसकी सिलेक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स रखूँगा कि क्या मेरे पास दिन का वो कौन सा टाइम है जिसको मैं एक्सरसाइज दे सकता हूँ और वो मेरे घर के कितना करीब है या मेरे ऑफिस के कितना करीब है। जितना मर्जी VIP हो, अगर मेरे ऑफिस से दूर है तो मैं नहीं जाऊँगा, राइट। एग्रीड, ऐसा ही है, एग्रीड। एग्जैक्टली।
तो हम ना 5-6 फैक्टर्स मिसाल के तौर पे बनाते। इसी तरह जब आपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट माँ बाप की आजकल माएँ बैठती हैं तो हॉट टॉपिक क्या होता है? बच्चे की पढ़ाई। वालिदैन बैठते हैं तो बच्चे की पढ़ाई पर डिस्कशन होती है। तो अब जब आप ओ लेवल्स और मैट्रिक को मिसाल के तौर पे आप कंपेयर करते हैं ना, तो आप सिर्फ एक बेसिक फ़र्क समझिएगा। ओ लेवल का एक सब्जेक्ट अपीयर करने के, सिर्फ कैम्ब्रिज को रजिस्टर करने के आपके 35,000 ऑन एन एवरेज फीस है सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट। माय टाइम इट वाज 16,000 15,000। चले 30,000 हम कर लेते हैं, ठीक है। 30,000 एक सब्जेक्ट की रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बरक्स अगर आप कंपेयर करें मैट्रिक एफएससी को, चले मैट्रिक को कर लेते हैं। मैट्रिक पूरा 9th 10th मिला के पूरी रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी होती है? सारे सब्जेक्ट्स की 10 से 15,000 जी रुपए। जी, मेरे ज़माने में 8,000 थी सारे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की। यहाँ पे एक सब्जेक्ट तो आप ज़रा मल्टीप्लाई, चले 8 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे ओ लेवल्स में, आप मल्टीप्लाई कराएं ज़रा। 25,000 को 8 से मल्टीप्लाई कराएं, 4 से कराएंगे 1 लाख बन जाएगा, 8 से कराएंगे 2 लाख बन जाएगा। तो 2 लाख रुपए आपने सिर्फ किसको देना है? ब्रिटिश काउंसिल को सबमिट कराने, पेपर देने के लिए। मेरे से पेपर कंडक्ट कर लो, चेक कर लो, मुझे इसका ग्रेड दे दो, ठीक है। यहाँ पे आपने देना है 10 से 15,000 रुपए। तो आप देखें 20 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली ये एक्सपेंसिव है। तो क्या आप इतना कड़वा घूट बढ़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं? आपका एक बच्चा एक सब्जेक्ट के इतने पैसे ऑब्वियसली, फिर आपने जब स्कूल दाखिल कराना है उसको आपने फॉर एग्जांपल शालीमार एकेडमी में तो नहीं डालना, आपने उसको आपने सर्वर मॉडल में तो उस बच्चे को नहीं डालना जिसने ओ लेवल करना है। उसके लिए स्कूल कौन सा होगा? टेक अ ब्रेक है, मेरा क्वेश्चन स्टिल परसिस्ट कि मैं उस तरफ आऊंगा। आपने 2 सवाल पूछे। हाँ, मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या थिंकिंग प्रोसेस के साथ आपको अपने बच्चे के लिए चूज करना है निसाब? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। वापस आते हैं, आपका दिन अच्छा गुजरे। जिंदगी में बहुत कम लोगों से जलता हूँ मैं, बहुत कम लोगों से जिनसे एनवी करता हूँ। एक उन लोगों से भी जलन होती है जो ओ लेवल ए लेवल को पढ़ाते हैं। फिर जाहिर है आपके पास पैसे होंगे ना ट्रैवल करने के लिए, मेरा आप तो नहीं पढ़ा नहीं रहे कर रहा आगे कुछ करने का। आई एम सैड। एक तो आपने ये बताया कि फाइनेंशियली आप बहुत सोच समझ के अपने बच्चे को ओ लेवल्स कराना, मुकम्मल कर रहे थे अपना, ठीक है। उससे आगे आप कंटिन्यू करें। उसके बाद आपने जब आपने सिलेक्शन कर ली ओ लेवल्स की, फिर डेफिनेटली आपको उसके लिए एक अच्छा स्कूल तलाश करना है, एक वो इदारा तलाश करना है जो उस बच्चे को वो कंटेंट सिखाएगा, क्योंकि वो लोकल करिकुलम नहीं है, वो है इंटरनेशनल करिकुलम। अच्छा, कैम्ब्रिज क्या करता है? उसने आपको एक सिलेबस दिया होता है, आपने वो सिलेबस पढ़ाना है बच्चे को। ए फॉर एप्पल से लेकर जी फॉर ज़ेब्रा तक सारा आपने खुद ही पढ़ाना है उस बच्चे को। कोई भी किताब कवर कर रही है, उसकी एक किताब फॉर एग्जांपल 3,000 रुपए की एक किताब है। आपके पूरे मैट्रिक में कौन सी किताब ऐसी जो 3,000 की है? 50 रुपए की किताब है, 100 रुपए की किताब है। इसलिए गवर्नमेंट ने आसान की हुई है ताकि सब खरीद सकें, पढ़ सकें। तो जब आप उसका इंतखाब करते हैं ना, तो उसके ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं। पहली बात कि अगर आपको बच्चे को डालना उसमें, माँ बाप क्यों मोटिवेट होते हैं कि हमने बच्चे को ओ लेवल्स में डालना है, ए लेवल्स में? वो ये कंपेयर करते हैं यार, ओ लेवल्स वाले बच्चे का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका उठना बैठने किन में होता है। एक उस बच्चे में नहीं है जिसने दुनिया नहीं देखी हुई है। उसके माँ बाप बहुत अमीर होंगे, उसका उठना बैठना एक अच्छी क्लास में होगा, वो घर से बहुत सी चीज़ें सीख रहा होगा, उसके टीचर्स वेल क्वालिफाइड होंगे, और वो जो कंटेंट पढ़ रहा है वो है इंटरनेशनली अपडेटेड तरीन कंटेंट पढ़ रहा है, जिसको पढ़ के वो दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होता है। बताएं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन बच्चों को ओ लेवल्स करना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाके अपनी हायर एजुकेशन करनी है। क्या ये बात सही है कि वो बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से उन यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाते हैं, उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि हम देखते हैं कि वो बच्चा जब किसी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है तो उसकी कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो निज़ाम ही सही नहीं है, हमें तो जो है वो मैट्रिकुलेशन पे जाना। बिल्कुल, आपके 2 सवाल हैं स्टिल। वो मार्क्स डिडक्शन इन्होंने भी की बात और हुमायूं ने भी की, आपने भी वही बात की, मैं उस तरफ आऊँगा। जब आप कहते हैं ना कि ओ लेवल को क्यों ऑप्ट करना चाहिए, बेसिकली ओ लेवल करने से ना आपके लिए दुनिया के तमाम रास्ते ओपन हो जाते हैं। आप चाहें, अगर आपके ग्रेड्स इतने हैं, आपको इजाज़त देते हैं, तो आप ऑक्सफोर्ड का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं कि आई एम एलिजिबल, मुझे आपने एडमिशन देना है। तो दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सिर्फ आपके ग्रेड्स काम नहीं आते हैं, बट एटलीस्ट दरवाज़ा खुलता है आपका कि हाँ मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में एडमिशन लेते हैं तो आपके मार्क्स पूछे जाते हैं। आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने जाएंगे, आपसे मार्क्स पूछेंगे, बताएं जी आपके मैट्रिक एफएससी में मार्क्स कितने हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% है, राइट? अगर आप जाके उनको बोले मेरे 61% है, 63, 64, 65% है, आपको फॉर्म भी शायद ना दें। बिल्कुल बिल्कुल नहीं देंगे फॉर्म। क्यों नहीं देंगे? उन्हें बोलेंगे बेटा मेरिट ही यहाँ यूजलेस है, आप वैसे सीट जाया करेंगे।
ओ लेवल करके आप दुनिया के हर यूनिवर्सिटी के लिए एटलीस्ट अगर ग्रेड्स आपके अच्छे हैं तो आप First step अप्लाई आपका कर हो सकते जाएगा। हैं। मैट्रिक एफएससी में दुनिया की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आपको रास्ता बंद कर देती हैं। आप स्टैनफोर्ड में, हार्वर्ड में, येल में बहुत मुश्किल होता है ये, ठीक है। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ग्लोबली रिकग्नाइज्ड एरिक स्मिथ जो फॉर्मर CEO ऑफ गूगल है, उसने $1 बिलियन की दुनिया के 64 मोस्ट प्रॉमिसिंग टीन्स को स्कॉलरशिप दी है। तीसरे नंबर पे मेरा अपना स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। नॉट ओनली एकेडमिकली बट उसने काफ़ी चीज़ों के अंदर अपने आप को ग्रूम किया। उसके इस पूरे पाथ में हमारा बहुत ज़्यादा किरदार है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह इसके अलावा बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हमने स्कॉलरशिप्स लेके दी हैं। हम ये कहते हैं बच्चे को कि जब किसी बच्चे ने बाहर जाना हो अपनी पढ़ाई को परसू करने के लिए तो वो डेफिनेटली जाए। मैं भी जब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिला था, वन ऑफ माई स्टूडेंट गॉट डिस्टिंक्शन, तो चीफ साहब ने, चूँकि उनके बैचमेट का बेटा था, तो उसने कहा कहाँ से पढ़ा? तो उसने कहा जी मैंने फलानी टीचर से पढ़ा है। स्कूल नहीं जाता हो? कहते नहीं जाता स्कूल, सिर्फ उनसे पढ़ते हो। कहते हैं मैंने मिलना है इस लड़के से। तो मेरी चीफ से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने यही कहा कि यार मुझे पता है ओ लेवल्स वाले बच्चे काफ़ी बाहर जाते हैं, आप उनको बोला करें कि ये पाकिस्तान वापस आया करें और यहाँ पे आके अपनी कंट्री को सर्व करें। तो कम से कम 5-6 साल भी अगर ये हर बच्चा जो बाहर जाके पढ़ता है स्कॉलरशिप्स के पाकिस्तान को आके सर्व करेगा तो ये हमारे लिए एक इतना एक एजाज़ की भी बात होगी और ये हमारे मुल्क की इकॉनमी के लिए इतना बेनिफिशियल होगा और ऐसा बूस्ट मिलेगा कि जो नॉर्मल स्टूडेंट, क्योंकि उन्होंने मिसाल के तौर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, हार्वर्ड, येल, NYU, स्टैनफोर्ड, इन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, किंग्स कॉलेज, इंपीरियल, UCL, इन सब के अंदर पढ़ के दुनिया के टॉप दिमागों को देखा हुआ है, दुनिया के टॉप दिमागों से पढ़ा हुआ है, प्रोग्रेसिव लोगों के साथ वो रहे हैं। एग्जैक्टली। अब मैं आपको अपने एक स्टैनफोर्ड स्टूडेंट की बात बताता हूँ। उसकी पूरी ज़िंदगी अब जो सी है ना वो स्पॉन्सर्ड है, इवन उसके लेसेस तक स्पॉन्सर्ड है, उसकी ट्रैवलिंग स्पॉन्सर्ड है, वो किसी के लिए जॉब नहीं करेगा, वो सिर्फ जॉब उनके कहने पे करेगा। अगर उसने फॉर एग्जांपल उसके पास रिसर्च आइडिया एंड ही वांट्स टू मीट एलॉन मस्क, वो उसको मिलने की इजाज़त है उसके साथ। वो एक आइडिया प्रपोज करते हैं। हिज रूममेट, लास्ट टाइम वो मेरे पास आया, उसने मुझे सारा बताया, कहता सर मेरे रूममेट ने ही जस्ट प्रपोज एन आइडिया और उसको $10 मिलियन की फंडिंग जापान से आई है। मेरे जितना 18-19 साल का बच्चा है, उसने सिर्फ एक आइडिया प्रपोज किया, साइंस टेक का आइडिया। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, इनके लिए दुनिया के तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो मतलब वो इन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि यार ये दुनिया में कोई तरक्की, लेकिन आपके अंदर कोई पोटेंशियल होना चाहिए ना। वो पाकिस्तान से जाते हैं। और मैट्रिक एफएससी वाले अनफॉर्चुनेटली उसकी जो रेशियो परसेंटेज है ना बहुत ही कम है। तो ओए लेवल्स करके आपके पास रास्ते खुल जाते हैं। You have actually रास्ते खुल जाते हैं। my bubble अभी, ठीक है। I thought I was knowing everything about, but you have आज एक्चुअली मैं इतनी खामोशी से आपको सुन रहा हूँ, मुझे अभी थोड़ी देर PCR से भी मुझे कहा प्लीज हैप्पी मैंने कहा आई कांट बी हैप्पी बिकॉज मैं कुछ सीख रहा हूँ और मैं बहुत कीन होकर आपको सुन रहा था, सम वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। बट फरहाद, मैं सिर्फ अभी ऑडियंस के लिए पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये कोई रूल है, कोई थंब रूल है कि इस बच्चे को मैट्रिक करवा दें, ये लायक है या नहीं लायक, तो इस चीज़ को ये लायक है तो इसको लेवल में डाल दो, नहीं लायक तो मैट्रिक करवा लो, या ये बच्चा अभी पैसों की, हम फाइनेंशियल्स की बात नहीं कर रहे, लेट्स वो तो पीछे रह गई बच्चे के पोटेंशियल हाइपोथेटिकली थिंक कि अभी उनके पास फाइनेंसिस बैकग्राउंड में है, क्या किस तरह अगर उसने बाहर नहीं भी जाना या जाना है तो वो क्या क्योंकि आपने एक जगह एक साइड पे तो कह दिया कि 10% तकरीबन 10% डिडक्ट होते हैं मार्क्स, इफ आई एम नॉट, मैंने नहीं कहा, मैंने उस टॉपिक पे भी आना है। मैंने ये बात की, हाँ। मैं चाह रहा हूं क्योंकि हमने बड़ा डायरेक्ट अब जवाब देना होता है, ठीक है, हमने डायरेक्ट बताना है। व्हाट डू यू थिंक इफ यू डू द एनालिसिस व्हिच निसाब इज बेटर considering? I know it's a difficult question, it's a very thin line, बहुत मुश्किल है। To be very straightforward, it's not because I'm teaching the O and A levels, मैंने खुद मैट्रिक भी किया, मैंने O levels भी किया हुआ है। बहुत आपको ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा जिसने दोनों किया हुआ है। दोनों मैंने किया हुआ है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और इन दोनों के बाद मेरे घर के जितने बच्चे हैं उन सारों ने O levels ही किया, किसी ने मैट्रिक उसके बाद किसी ने भी नहीं किया। अगर उसमें मुझे थोड़ा सा भी फील होता उसमें ऐसी कोई चीज़ है तो पोटेंशियल है तो आप करते, मैट्रिक एफएससी करा लेते, क्योंकि मैंने बहुत सी उसमें चीज़ें देखी, शायद जिन इदारों से पढ़ा वो उतने कैपेबल नहीं थे। बहुत से मैट्रिक एफएससी वाले बहुत अच्छे बच्चे भी होंगे, लेकिन मैं ओ ए लेवल्स को ज़्यादा रेट करूँगा। IGCSE O levels एंड A levels इज़ फार बेटर देन। रीज़न एक छोटी सी रीज़न, मैं एंट्री टेस्ट की जब बच्चों को तैयारी कराता हूँ मिसाल के तौर पे, तो एक दफ़ा पढ़ाते हुए ना मैंने 3-4 साल 5 साल पहले की बात है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क? डू यू नो व्हाट फ्लॉपी डिस्क इज? ऑफ कोर्स द कंप्यूटर में जो डलती थी। यू वुड नो, क्योंकि आप एंशिएंट दौर से ताल्लुक रखते हैं। मेरा जो बच्चा है मुझे नहीं पता, मैंने तो पढ़ा है, आर्टिकल से पढ़ा था। अच्छा चले आप तो फ्लॉपी डिस्क वाले दौर में थोड़ा सा मैंने सर हुमायूं वाला जो था, दैट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। अच्छा, तो ये चीज़ 90s के दौर की बात है फ्लॉपी डिस्क। अभी हमारे कंटेंट में क्या कर रही है ये?
आप कैम्ब्रिज का कंटेंट पढ़ते हैं, वो उसमें आपको सिखाते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैट्रिकुलेशन में फ्लॉपी डिस्क है अभी भी? हाँ जी, FSC पार्ट 1 के अंदर जब आप Oh my उनकी God! हिसाब खोलते हैं तो उसमें दे टॉक अबाउट फ्लॉपी डिस्क आल्सो। यू शुडंट टॉक अबाउट इट, ऑब्सोलीट हो चुका है। बच्चा मुझसे पूछता सर व्हाट इज फ्लॉपी डिस्क, मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने कहा रुक जाऊं भाई, मैंने कहा आई एम नॉट टीचिंग दिस एनीमोर। ठीक है, मैं पंजाब का टेक्स्ट बुक बोर्ड नहीं पढ़ा रहा, इसको अपडेट होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, ये हमारा O लेवल का बच्चा पढ़ रहा है। O लेवल का बच्चा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। अब मिसाल के तौर पे 9th-10th बनते हैं जो 9th वो ग्रेड्स बनते आप हैं। अगर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे को बताएंगे ना कि यार हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, मैं 11वीं क्लास वाले बच्चे को डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा रहा हूँ, मैं बाइनरी ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं उसको लिंक लिस्ट पढ़ा रहा हूँ, वो कान खड़े हो जाएंगे यार तो मैंने चौथे सेमेस्टर में आके पढ़ा था यूनिवर्सिटीज़ में। तो मेरा जो O लेवल वाला बच्चा है ना वो यूनिवर्सिटी में इतना हैप्पी होता है, इतना हैप्पी होता है। मतलब एक यूनिवर्सिटी है, आपने सुना होगा क्योंकि वो फास्ट पहले यूनिवर्सिटी के से बारे में। इक्विप्ड होता है ना। फास्ट वन अल्हम्दुलिल्लाह 1 आउट ऑफ एवरी 5 स्टूडेंट्स वो मेरा अपना स्टूडेंट है, और दी अदर 4 स्टूडेंट दे नो मी बाय नेम कि यार वो ये इस बंदे के जो शागिर्द आते हैं ना कंप्यूटर्स वाले, इन्होंने नथ डाली हुई होती है हमारी कंप्यूटर्स के कोर्सेज के अंदर एटलीस्ट। क्योंकि मैंने खुद भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है, तो मैंने तकरीबन 7 से 8 कोर्सेज कंप्यूटर साइंस के पढ़े हुए हैं। तो मुझे एक इंजीनियर भी हूँ तो इम्प्लीमेंट करना आता है कि मैंने उसको ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट करना उस बच्चे की। तो मैं कैटेगरी C का प्रोग्रामर भी प्रोड्यूस कर लेता हूँ। वो बच्चा कहीं पे जॉब भी कर सकता है मेरे पास 11वीं 12वीं पढ़ने के बाद। अब जहाँ तक आप उसकी बात करते हैं मैट्रिक FSC की, FSC के अंदर ICS का आप स्टैंडर्ड देखें कंप्यूटर साइंस का बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल में करते हैं, लेकिन इतना नहीं करते। हमारे यहाँ तो हर 3 साल बाद हमारा सिलेबस चेंज हो जाता है। मुझे खुद अपने आप को अपडेट करने के लिए 6 से 7 किताबें पढ़नी पड़ती हैं। जिस तरह लास्ट मेरे टूर के अंदर आई हैड द प्रिविलेज टू मीट डाइकेस्ट्रा, जिसके एल्गोरिदम्स हम अपने A लेवल्स के कंटेंट में पढ़ाते हैं ना। आई मेट हिम इन नीदरलैंड्स, जो उसका अपना एक पूरा कैंपस है, मतलब उसको कैंपस बोलते हैं। फरहाद, आई एम सॉरी आई हैव टू इंटरप्ट यू हियर। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं एक और शो फरहाद के साथ। सम वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन इज गोइंग थ्रू आवर चैनल। आप देखते रहिए, हमारे साथ रहें। इतनी देर से मैंने आपको हंसाया नहीं, इतनी देर होगी क्योंकि मैं इतनी संजीदा गुफ्तगू सुन रहा था, तो हंसाने वाली बात नहीं है। फरहाद और मेरी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम है, ईयर डिफरेंस ऑफ कोर्स। मैं क्योंकि दोनों को जानती हूँ, फरहाद को मेरे ख्याल से कोई 15 सालों से 18 भी देखा, 15-20 सालों से, और हुमायूं को 2-2.5 साल से, लेकिन रोजाना का क्योंकि मिलना जुलना है तो मैं बता सकती हूँ हाँ, थोड़ा बहुत मैं बता सकती हूँ कि इन दोनों की जो चीज़ें हैं, मैं भी स्टार्स पे बिलीव नहीं करती, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे बहुत सारी चीज़ें दोनों की बहुत मुश्तरका हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मैं क्योंकि फरहाद को देखा हुआ है उसके स्ट्रगलिंग दौर में, और मैं लोगों को मिसाल देती हूँ कि ऐसे जो लोग हैं वो बड़े आगे जाते हैं जो सेल्फ मेड होते हैं। तो आप दोनों में वाकई बहुत सारी चीज़ें आप यकीन कर लो। सो प्राउड ऑफ यू, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। काफ़ी चीज़ें कॉमन है, लेकिन ये कॉमन नहीं होगा कि आई एम 7 टाइम्स नेशनल चैंपियन ऑफ कराटे। ये कॉमन नहीं है। एक और चीज जो कॉमन है वो ये है कि दोनों मैं तो वो लड़ता भाग जाता मैं तो बहुत सारी चीजें कॉमन। आई स्टार्टेड माई करियर 10 साल का था, मैंने कराटे में पहला टूर्नामेंट जीता। 11 साल की उम्र में नेशनल चैंपियन बना। फिर 11 साल की ही उम्र से अपने ही अकेडमी में, अपने क्लब में मैंने सिखाना शुरू किया। तो सिखाने के मुझे पैसे मिला करते थे, और लाइक वाइज जब मैं जीता तो मेरे स्कूल ने मुझे स्कॉलरशिप दी। तो तब से पढ़ाई मेरी उधर से माफ़ थी। यहाँ से जो पॉकेट मनी होती थी खुद ही क्लब में सिखा के वो कमा लिए, तो वो अपनी पॉकेट मनी भी मैनेज करना और साथ ही स्कूल में फ्री। आपकी वजह से आज कितने घरों में आग लगी होगी, कितने माए अपने बच्चों को पीट रही होंगी, तू तो इत्थे आ देख, शर्म कर, अपनी फीस आप पे दे रहे, कितने लोग कुट रहे होंगे अपने बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी पढ़ा, बहनों को भी पढ़ाया। मेरी एक बहन यूनाइटेड नेशन की स्कॉलर है, LLM उसने कर लिया है। छोटी बहन है मुझसे, फिर एक बहन डॉक्टर है, फिर एक बहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। छोटी रहम करे बच्चों इन तीनों बच्चों को, बहनें तो नहीं बेटियां हैं हमारी माशाल्लाह से, इन तीनों को खुद ही पढ़ाया हमने। और मैंने पता है असद भाई जाने लगे अपने बच्चों को कुटने के लिए, कह रहे मैंने तो अपने बच्चों को नहीं छड़ना, ये सब अपने बच्चों को घर जाके कुटेंगे कि हम आज इस बंदे से मिले जो सेल्फ मेड है। माशाल्लाह, सो गुड टू हियर। अच्छा फरहाद, हम डिडक्शन ऑफ मार्क्स की बात कर रहे थे। मार्क्स की डिडक्शन की बात, डिडक्ट होते हैं जब O लेवल A लेवल आप करते हैं? कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। रीज़न उसकी है कि हमारे पास मार्क्स सिस्टम नहीं होता, हमारे ग्रेडिंग सिस्टम होती है। ग्रेड मिलता है हमें जितने मार्क्स हमने लेने होते हैं।
आप लोग बात करते हैं परसेंटेज की, हमारी होती है परसेंटाइल। Percentile। किस तरह से होती है? जैसे मिसाल के तौर पर मैं बिल्कुल लेटेस्ट सेशन की बात करूँ, कोई भी एक रैंडम अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ। 300 नंबर का पेपर है, 300 में से चार उसके पेपर्स होते हैं, 4 पेपर में कुल मिला के 75 इंटू 3, 300 नंबरों में से 215 के ऊपर ए स्टार आ जाता है। अब 215 जिस बच्चे ने 215 ले लिए ए स्टार मिल गया, ए स्टार मिल गया, उससे ऊपर जितने लेते जाएगा ए स्टार ही मिलेगा उस बच्चे को। अब 215 जो लोअर बाउंड है उसका ग्रेड आता है, परसेंटेज आती है 71% अप्रॉक्सीमेटली, राइट। अब 71% आ रही है, बट ही इज गेटिंग एन ए स्टार। ए स्टार पाकिस्तान में जब वो आता है, या दुनिया में कहीं भी, दुनिया में तो खैर ग्रेड्स ही चल रहे होते हैं, पाकिस्तान में जब पाकिस्तानी लोकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इंडिजिनस यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करता है, तो इनको इक्विवेलेंस चाहिए होती है कि यार मैट्रिक के हिसाब से मेरे कितने नंबर बने, एफएससी के हिसाब से मेरे कितने नंबर बने। तो वहाँ पे जो आपका सवाल है ना, डिडक्ट होना, डिडक्ट नहीं हो रहे, उस बच्चे को मिल रहे हैं ए स्टार के एवज 94, 93, 95 या 96% मिल रही है। परसेंटेज मतलब उसको इक्विवेलेंस में इतने मार्क्स मिल रहे हैं। यहाँ से उसने 71% लिया, 215 नंबर लिए, 220 लिया, जितना भी आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा, लेकिन उसको मिल कितने रहे हैं? 94, 95, 96% उसको मिल रही है। तो कहाँ से, व्हाट ऑन अर्थ एनीबॉडी कैन से कि मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं? फरहाद, इसमें एक चीज है कि जिस बच्चे ने वाकई शायद इतने नंबर लिए हों, उसको मैं तो बताता थोड़ा हूं। बहुत नुकसान हुआ इसके ना। ऊपर जब मैं आता हूँ, अब नुकसान में कौन है? जिस बच्चे ने मिसाल के तौर पे 100 नंबर का पेपर है तो उसने लिटरली 97% लिए, लिटरली 98 लिए, लिटरल अंदाज में 99 मार्क्स लिए, या 100 में से 100 लिए। अच्छा, उस बच्चे के साथ जाती है जिसका मैं क्वेश्चन हर दफ़ा ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज की जो भी हमारी वर्कशॉप्स होती है मैं उसमें रेस करता हूँ। दे ऑलवेज से दैट कि वी आर वर्किंग ऑन इट, हम गवर्नमेंट बॉडीज़ का काम कर रहे हैं इस बात के ऊपर। अब उन्होंने मार्क्स देना शुरू किए। हमारे पास सिर्फ प्रॉब्लम मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, जो ओवरऑल हवा है ना, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो 300 में से 300 लेंगे? 1, 2 या 3 पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। और ये वो बच्चे होते हैं जो इस परसेंटेज में आते हैं, तो इनको हम कहते हैं, आप नॉर्मल अंदाज मैट्रिक वाला टॉपर बोलता है, हम लोग यहाँ पे डिस्टिंक्शन होल्डर्स बोलते हैं। मेरे हर साल वर्ल्ड डिस्टिंक्शन मैथ्स में इस वक्त ओ लेवल्स में मेरे अपने स्टूडेंट की है पूरे मेरी दुनिया में। बायोलॉजी में भी है, इसलिए आए ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। मेरी बायोलॉजी की वेरी गुड। कंप्यूटर साइंस में हर साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स डिस्टिंक्शन लेते हैं। ए लेवल्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में करंट एएस की डिस्टिंक्शन मेरे अपने स्टूडेंट की है। इसका मतलब ये होता है कि इन बच्चों के साथ ज्यादती होगी। क्या ज्यादती होगी? यूनिवर्सिटी में अप्लाई अच्छा, अगर ये ब्रेक पसंद लेते हैं, करेंगे। फिर वापस आते हैं। और जहाँ डिस्टिंक्शन की बात हुई, मैंने वही इंसान हूँ जिसने माशाल्लाह बायोलॉजी में डिस्टिंक्शन ली और मेरा फिजिक्स में डी था। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस हाजिर होते हैं। ओह गॉड, ये Welcome सबसे back. पहली जिंदगी पहली बार मुझे दुख हुआ ऑन एयर आने का। एक सवाल का जवाब मिलते मिलते रह गया। मुझे लगा जब मेरा सवाल तो मैं यकीनन आप लोगों को नहीं बताऊंगा, एक सवाल ऐसे जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, सोच लें क्या होगा। तो मैंने कहा उसका जवाब कोई अच्छा वाला मिले, इतना इंटेलिजेंट आदमी है, तो मैं भी वही वो भी रगड़ूंगा आगे जाके, छापूंगा, तो मैं सोचूंगा वही छाप लूंगा, बट इट डिडंट हैपन। नहीं, आई एम कमिटेड, इंशाल्लाह अनकरीब शादी होगी एंड आई इनवाइट बोथ ऑफ यू गाइस। यार बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ठीक है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल हम आएंगे। लेकिन आई मस्ट से, जिसकी भी ये हिम्मत है, मैं तो इतने तेज आदमी से शादी किसी को न मशवरा दूं। नहीं, मैं घर में तेजी नहीं होती, हम घर में नहीं, मतलब आप तो उसे कहां से कहां चकमा दे दे, पता ही जिसका नहीं ये नहीं, तेज है ना, उसका हर जगह ये तेज है। ये नहीं होता कि मैं घर में नहीं, भी इसको क्या आप निकाल के बंद करके डब्बे में डाल के रख देते हैं। हम असल में घर में वालदा होती है ना, हमारी वालदा तो पढ़ी लिखी नहीं है, तो अक्सर औक़ात वालदा से पूछता जी आपने खुद कितना पढ़ा है, तो कहती है मैंने डॉक्टरी भी की हुई है, इंजीनियरिंग भी की हुई है, लॉ भी किया हुआ है। That's true. क्योंकि मेरे बच्चे क्योंकि मैंने कर बच्चों को चुके पढ़ा हैं। दी, मेरी वालदा कभी किसी स्कूल नहीं गई हैं, तो हम तो घर में बचपन से ऐसे ही ट्रेंड है ना कि वालदा के साथ बात करना। बहनें हैं, हम उनसे कभी पढ़ाई के बारे में कभी हो तो ऐसा फादरली एडवाइस देने के लिए तो है। अच्छा, लेकिन हम कंपटीशन नहीं लगाते कि मैं काबिल ज़्यादा हूँ, आप काबिल ज़्यादा है, वो तो एक नॉर्मल वो भी मुझे लगता है कि वो भी सारे इतने काबिल हैं कि वो भी आपस में जो है ना And I कंपटीशन think खुशी होते होंगे। the credit goes to the parents। अब आंटी Yes. और अंकल हाँ, को उन्हीं को ही credit अल्लाह ताला बिल्कुल, सलामत रखे, बिल्कुल। बहुत सारा प्यार, और यकीनन ये आपकी प्रोडक्ट आज बैठी और आप देखें, आपको फख्र होगा कि आज मैं इतना मुतासर उनसे कि मैं आपको बता नहीं सकता। शायद हलीमा के बहुत कम, हलीमा मुझे कभी कोई ऐसी अच्छी चीज़ नहीं थी, तो आई थिंक शी हैज़ गिवन मी अ गुड इंसान टू नो अबाउट, एंड आई कभी कोई इन्वेस्ट अच्छी चीज़ इन नहीं हिम कि मैं इनको जानूं कि मुझसे इंशाल्लाह। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फरहाद, एक सवाल मेरा आपसे जो यहाँ पर बनता है, जो ओ लेवल ए लेवल, बहुत मुश्किल सवाल है आपके लिए, बहुत मुश्किल सवाल है। आप इतने पैसे देकर स्कूल जाते हैं, आप पढ़ते हैं, एंड देन ऑल टुगेदर आपको एकेडमी लगाना ज़रूरी होती है। आप, मुझे पता है अगर एकेडमी लगानी है तो फिर प्राइवेटली कर लूँ मैं फिर स्कूल ना जाऊँ, इतने पैसे दे रहा हूँ। ये जो
मैकेनिज्म चल रहा है ओ लेवल ए लेवल का, ये क्या है? अब ये जो जवाब आपने थोड़ा सवाल straightforward। पूछा है ना, जो आपने कहा है, बहुत मुश्किल सवाल है। इसका जवाब मैं समझती हूँ पूरी पाकिस्तान में अगर कोई सबसे ज्यादा इजीएस्ट बंदा इसका जवाब दे सकता है तो वो फरहाद है, बिकॉज इसीलिए मुझे- उन्होंने अपनी घर में से ही मिसाल कायम की कि भाई तो मैं पढ़ना है इस तो सवाल सिर्फ को अकेडमी में पढ़ो। मैं इस सवाल को सिर्फ इतना सा कर देता हूँ, मुझे सिर्फ ये बताइए, ओ लेवल ए लेवल की अगर स्कूल में पैसे देने हैं तो फिर एकेडमी क्यों जाऊँ, या तो फिर एकेडमी से ही कर लूँ? आप जब सवाल पूछ रहे थे आपने शायद मेरी तरफ से, मैं मुस्कुरा रहा था कि आपने हाँ, कहा इतना हाँ, मुश्किल सवाल है, मेरे लिए इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। इनफैक्ट बच्चे होते हैं ना, दे आर द बेस्ट जज। मैट्रिक एफएससी वाला बच्चा डिफरेंट है थोड़ा सा, ओ लेवल वाला बड़ा शार्प होता है, चालाक होता है, उसको पता है मेरे इतने पैसे लग रहे हैं, माँ बाप के भी लग रहे हैं। तो हम तो इसके बड़े ही स्टॉन्च एडवोकेट हैं कि बच्चे को प्लीज़ उसको मशीन ना बनाएं, किसी एक जगह पढ़ाएं उसको बच्चे को। और बेशक वो स्कूल है, बेशक वो माँ पढ़ा सकती है, बेशक वो कोई ट्यूशन लेता है, कोई घर में बड़ा भाई है, कोई भी पढ़ा दे बच्चे को, क्योंकि एक्चुअली आपने सिलेबस को कवर करना है, आपने स्कूल को नहीं कवर करना। कोई भी पढ़ाए आपको। अब जब मेरा जैसा बंदा मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं किसी को इनवाइट नहीं करता, बच्चे खुद मेरे पास आते हैं। मेरे पास मरी से एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए रोज़ाना पिंडी आता रहा बच्चा, इस्लामाबाद आता रहा बच्चा, रोज़ाना वाकेंड से बच्चे आते हैं। एक और मज़े की बात बताऊँ, देयर इज़ अ फैमिली विच केम फ्रॉम यूक्रेन जस्ट टू डू ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स इन पाकिस्तान, यहाँ से पढ़ के जाएंगे। अ फैमिली केम फ्रॉम डेनमार्क, डेनिश हैं, अंग्रेज़ हैं बाकायदा, जिसमें वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे इमरान खान, वो कहते थे ना 22 लोग आएंगे पढ़ने के लिए। मैं बाकायदा अपनी आंखों से, मेरे पास पढ़ रहे हैं, रशिया से बच्चे आए हुए हैं, इंग्लैंड से, अमेरिका से आए हुए हैं, पढ़ते हैं, ओ लेवल्स अच्छे ग्रेड लेते हैं, अपने कंट्रीज़ में वापस जाते हैं, स्कॉलरशिप से पढ़ते हैं। वहाँ पे भी अपने बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री नहीं है, उनके लिए फ्री है जो वाकई काबिल जहनीत रखते हैं, तो ग्रेड लेते हैं, जाके उधर पढ़ लेते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं फरहाद, ठीक है प्राइवेटली पढ़ ले या तो कोई भी एक चूज, सुनिएगा जी, जी, please। अगर आपके साथ पढ़ लेते हैं, हम देसी पेरेंट्स को ये होता है डर कि ओहो स्कूल नहीं गए तो स्कूल का सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो आगे एडमिशन नहीं होगा। इसका जवाब दीजिए। अच्छा, जब आप कैम्ब्रिज का पेपर दे रहे होते हैं ना, तो अव्वल बात तो ये है कि उसके ऊपर आपने अपने स्कूल का कभी भी नाम नहीं लिखना, ठीक है? आप लिखना ही नहीं होता, जगह ही नहीं, आपने कैंडिडेट नंबर लिखा हुआ है? नहीं, कैंडिडेट नंबर होता है, सेंटर नंबर होता है और आपका नाम होता है। हुमायूं लिखा होगा नीचे, आपने कैंडिडेट नंबर लिखा होगा और आपने सेंटर नंबर लिखा होगा, ठीक है? जब आपका रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट के ऊपर प्राइवेट कैंडिडेट का लिखा होता है कि ये ब्रिटिश काउंसिल का उसके ऊपर टैग लगा होता है, और जो स्कूल गोइंग होता है उसका स्कूल का नाम लिखा होता है। अच्छा, आपने इतना इस तरह से कहा ना स्कूल का नाम, इससे कोई फायदा नहीं होता, इससे कोई फायदा नहीं है आपको। वजह पता है क्या उसकी? क्योंकि जब हम ओ लेवल्स और ए लेवल्स करते हैं ना, तो हम ग्रेड्स के भूखे होते हैं, हम स्कूल के भूखे नहीं होते। एक बड़ी कॉमन सी बेसिक मिसाल देता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरा वालिद बहुत गरीब है और मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन मैंने टॉप कर लिया, मैंने ये स्टार्स ले लिए सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है? आप पढ़े हुए हैं बीकन हाउस से, फ्राबल से, रूट से, HSN से पढ़े हुए हैं, बहुत एक्सपेंसिव। अब वहाँ से पढ़े किसी भी निजी स्कूल से पढ़े हुए कह सकते हैं, किसी भी जो चीज़ एक्सपेंसिव ओ लेवल्स के जो सारे भी- स्कूल जो भी- एक्सपेंसिव हैं, ठीक है? आप उधर से पढ़े, लेकिन आपके ठीक है। सीज और डीज आ गए या मेरे से लो ग्रेड्स आए। हम यूनिवर्सिटी जब जाते हैं ना, तो मैं भी यूनिवर्सिटी पढ़ा हूँ, मैं नस्ट का ग्रेजुएट हूँ, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वहाँ से MSc किया हुआ है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर्स किया हुआ है। मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा आप किस स्कूल से पढ़े हैं। सच बताऊँ, मैंने उस वक्त ही स्कूल छोड़ दिया था। FSC मैंने की है कॉलेज से, ठीक है? उसके बाद कभी किसी ने मुझे स्कूल के ऊपर ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दिए कि यार आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं। मुझे हमेशा एक्नॉलेज किया गया, एक्सेप्ट किया गया बेस्ड ऑन माय ओन Grades मार्क्स। पे। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं 90% बच्चा, हुमायूं 90% बच्चा जो है मेरा, ठीक है, मोर देन 90% बच्चा वो प्राइवेट है। क्या ये बच्चा यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा? कोई 0% मेरे सवाल का जवाब आपने मुझे मुकम्मल दे दिया कि हाँ, स्कूल फर्क से ही कोई नहीं फर्क पड़ता, नहीं कोई पड़ता, फर्क- इट डजंट मैटर हम एट एक छोटे से ऑल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा है। वेलकम बैक टू द शो। लास्ट हमारे पास कुछ मिनट्स रह गए हैं। हम लोग मुस्तकिल ये बात कर रहे हैं कि कैम्ब्रिज जो है वो बहुत बेहतरीन है, बेहतर है आजकल के दौर में। अगर देखा जाए कोई किसी ने भी अपने बच्चे को डालना हो यार तुम अगर सवाल वो से अफोर्ड पूछो, मैं करता है। तुमसे पूछूं एक चीज, जी सच बताना। हाँ जी। पहले ऐसे करो, जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं तुम बोलूंगी। खदीजा को क्या कराओगी? तुमने सोच के रखा होगा, झूठ ना बोलना जो है। खदीजा मैं इसका जवाब कहेगी। बताऊं? जी वक्त के मुताबिक। हाँ, मैं यही उसने कह ही रही हूँ। वाली बात वक्त- झूठ बोलो। नहीं नहीं, जो खदीजा कहेगी। पाकिस्तान की बात आपने पूछी ना, तो पाकिस्तान में चूंकि इसके अलावा कोई तालीमी निज़ाम हो सकता है, दुनिया में ओ लेवल से बहुत अच्छे निज़ाम मौजूद हो, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है अभी ना, तो मैं तो रिलेटिवली बात की वहाँ जाती तक है। पहुँचने में 15 साल रहते हैं। जब तक वो वहाँ पहुँचेगी हो सकता है हो पता सकता नहीं है, क्या मैं जिद्दत जानता आ हूँ तुम्हें चुकी हो। टॉप नॉच चीज चाहिए अपनी बेटी के लिए। तो जाहिर है क्यों नहीं है, एक ही मेरा अभी अच्छा, तो बात फिर सुने, बच्चा है, क्यों नहीं आप बचाऊंगी। फाउंडर की बात करें, फाउंडर हमारे किस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे? डू यू नो दिस?
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ से पढ़े थे? फाउंडर कौन? कहाँ से पढ़े थे? He wasn't from here, बाहर से पढ़ा। बाहर से अल्लाह तालीम वहाँ से ली ना, तो ये एक हर कंट्री का, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी बाहर जाके पढ़ते हैं, यूरोपियंस भी दूसरी कंट्रीज में जाके पढ़ते हैं ताकि उनको डिफरेंट ट्रेंड्स महसूस हो। सॉरी, अब आई हैव टू कट यू ऑफ। हलीमा कुछ पूछ रही थी आपसे। जी, मैंने please, हाँ, उससे मैं काट ये दिया। पूछना चाह रही थी कि हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। हम मुस्तकिल एडवांटेजेस के हवाले से बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो शायद हमें अभी ना पता लग रही हो। एज अ पेरेंट जो इस वक्त हमें लोग देख रहे हैं, उनको हम क्या बताना चाह रहे हैं कि इसके इतने एडवांटेजेस हैं, तो ये चीज़ जो है उसके बारे में आप अभी से थोड़ा सा अपने आप को बना लें। एक तो ज़ाहिर है पैसे के हवाले से हमने कह दिया, इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें पेरेंट्स को बताने की ज़रूरत है कि जो भी बच्चा आपका कैम्ब्रिज में जाएगा उसको इन हालात से गुजरना पड़ेगा, तो आप अपने आप को समझा लें कि ये जब होगा तो आप उसको इस तरह से टैकल करेंगे। सबसे जो पहली जो सबसे हर जगह से जो चीज़ इसके कनेक्ट होती है ना, फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा बर्डन डालता है। दूसरा है कि आप ऑल ऑफ अ सडन बच्चे के लिए फ़ैसला ना करें कि बच्चे ने ओ लेवल करना है। शुरू से आपने उसको नेशनल करिकुलम पढ़ाया तो एकदम आपने नहीं, अब तो मैंने शो देख लिया तो इन्होंने मुझे बड़ा कन्विंस कर लिया तो मुझे अब ओ लेवल्स कराना चाहिए, नहीं आप बाद में मुझे बदवाएं देते रहेंगे। उसके लिए चूँकि हमारा जो इवन उर्दू का भी पेपर होता है उसमें भी काफ़ी अंग्रेज़ी आ जाए, इस्लामियात भी अंग्रेज़ी में होती है, आपकी जो पाकिस्तान स्टडीज़ वो भी अंग्रेज़ी में होती है, तो हर सब्जेक्ट ऑलमोस्ट इंग्लिश में होता है। तो बच्चे का एटलीस्ट जो बेसिक इंग्लिश का है ना स्ट्रक्चर, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वरना बहुत नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैट्रिक FSC के जो एवरेज बच्चा होता है उससे बहुत अच्छी ही होनी चाहिए। उसके लिए उस बच्चे को टाइम लगता है, तो एकदम फैसला ना लें, कम से कम 1 साल उस बच्चे को कॉमन ईयर में डालें, कॉमन ओ लेवल्स पढ़ाएं जिसमें कोई पेपर्स ना दे बच्चा। अगर आपका बच्चा काबिल होगा, उस चीज़ को पिक करेगा, उसको आगे फिर अडैप्ट कर लेगा तो फिर आगे आप उसको कंटिन्यू करा, बल्ले बल्ले अच्छी बात है, आप उसको आगे स्टार्ट करा दीजिएगा ONA लेवल्स। और ये सिर्फ तब फैसला लिया जाए जब आपको लगे कि आपका बच्चा मैट्रिक FSC की स्ट्रीम में थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसकी चेंज ऑफ जो करिकुलम है ना, वो एकदम वो फील करेगा कि यार वो तो डिफरेंट था, ये डिफरेंट है, तो उस बच्चे को बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ेगा उस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो 1 साल एटलीस्ट उसको कॉमन आपने लगवाना है उसको काउंटर करने के लिए। दूसरा प्लीज, दूसरा ये है कि एक अच्छे इदारे का इंतखाब, अच्छे शख्स का इंतखाब। यहाँ पे जैसे मैं हूँ ना, मैट्रिक FSC में कॉमन ये होता है कि एक टीचर काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़ा होता है, ओ लेवल्स में ऐसे नहीं होता। हर सब्जेक्ट के लिए आप ये भी नहीं कह सकते PhD कर ली आपने, खदीजा मिसाल के तौर पे बड़ी होती है, आप उसको पढ़ाना चाहते हैं, तो हलीमा मिसाल के तौर पे PhD करके बैठ चुकी हैं, तो अब हलीमा कहेगी मैंने तो फिज़िक्स में PhD की है, मैं अपनी बेटी को फिज़िक्स ही पढ़ाऊंगी। ये लाजमी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एकेडमिकली इतने क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन उन्होंने ओ लेवल्स करने के बाद पढ़ाना शुरू किया, वो PhD से ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं क्योंकि उसको ओ लेवल के बारे में नॉलेज है। इसलिए राइट पर्सन हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैंने कहा ना, मैं कंप्यूटर साइंस मैथ्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री भी मेरे पास बच्चे आते हैं, तो मैं पाकिस्तान स्टडी नहीं पढ़ा सकता। हर सब्जेक्ट के लिए एक टॉप टीचर होता है। अब बच्चे उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत से डिफरेंट जगहों में जाते हैं, तो आपने इंतखाब करना बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अदरवाइज पाकिस्तान स्टडी पढ़ाने वाला बच्चा टीचर जो है इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, कंप्यूटर वाला बच्चा टीचर जो है ना वो पिंडी में बैठा हुआ है, मैथ्स वाला कहीं और बैठा हुआ है, तो आप बच्चों को क्या सारा दिन उसको ट्रैवल करवाते रहेंगे? तो ये सबसे बड़ा एक आपका डिलेमा, क्योंकि आपने टॉप, अब ऑब्वियसली माँ बाप बेचारे पेट काट के, एक बच्चा नहीं है, उनके 2 3 4 बच्चे। ठीक है, अगर इसका सोल्यूशन, इसका एक और सोल्यूशन बनता है, पता नहीं आप उसका जवाब देंगे और कैसे देंगे, लेट्स सी दैट। आप थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, अब थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा फसाना तो चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉर्स ऑफ। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और हम जब हाथ इसलिए रहते कि हमारे जो इम्तियाज साहब है वो कहते हैं मैं भी तो देखे ना, मैंने सेकेंडरी हैदराबाद से किया, आला तालीम के लिए मैं इस्लामाबाद चल कर आया। मैंने कहा तुम आए तो जरूर आला तालीम हासिल करने, लेकिन तुमने हासिल करने की कोशिश की। वेल, ही इज वेरी मार्शल इंटेलिजेंट, ही इज वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल वी नो, बड़ा प्रोग्रेसिव है, बड़ी चीजें उसने सीखी हैं, गॉड ब्लेस हिम। फरहाद, आपके पास आऊंगा। ये सवाल जो मैंने कहा था मुश्किल में डालूंगा, एक्सक्यूज मी। एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँ कि अगर ट्यूशन भी ना लें और स्कूल भी ना लें, अब ऑनलाइन सिस्टम है, AI है, तो क्या अब AI से पढ़ा जा सकता है, YouTube पे लेक्चर से पढ़ा जा सकता है, क्या उससे भी एग्जाम्स पास हो सकते हैं? और मैंने देखे ऐसे बच्चे जो वहाँ से भी करते हैं। सो ओवर टू यू। अच्छा,
पहली बात तो ये कि लास्ट ईयर ना मैं चूँकि एक जिस तरह बायजूस का नाम सुना होगा, खान एकेडमी, यूडेमी, कोर्सेरा का नाम सुना होगा, मैंने उस तरह का एक स्टार्टअप इनिशिएट किया था और अच्छा खासा उसमें मैंने इन्वेस्ट भी किया। और जब चीज़ वो बन गई थी ना प्रॉपर, फिर मैंने कहा नहीं, ये मुझे पैसे नहीं कमाने इससे, इसको मुझे यूट्यूब पे फ्री डालना है। तो मैंने अपने सारे चारों सब्जेक्ट्स के, ओ लेवल्स के भी, AS के भी, A2 के भी, मतलब वो सब्जेक्ट्स मैंने यूट्यूब पे डाल के अपलोड कर दिए। किसने पढ़ना है ना, फ्री, पैसे नहीं है उसके पास, तो वो फ्री वहाँ से जाके पढ़े। क्या बात है, 100% पढ़े। सवाल का जवाब, ठीक है। और उसके बाद अगर उसको फिजिकली मेरे से आके फिजिकली पढ़ना ना, तो ही हैज़ टू रजिस्टर, पूरा साल वेट करना पड़ेगा। अगस्त में उसको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी, अगस्त में मुझसे मुलाकात होगी, सिर्फ अगस्त में मैं मीटिंग्स करूंगा उसके साथ। और उसके बाद मैं कुछ बच्चों को ऑन बोर्ड लूँगा, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी आते हैं ऑन बोर्ड लेके, एडमिशन ख़त्म हो गया, उसके बाद उन बच्चों के ऊपर वर्किंग होगी। उनके माँ बाप को भी ट्रेन करना, माँ को भी पढ़ाना, बाप को भी पढ़ाना, यानी पेरेंटिंग कैसे करनी है, फिर बच्चे को पढ़ाना। तो ऑनलाइन सोर्स अवेलेबल है। मसला पता क्या होता है, जब वो मेरी वीडियो खोलेगा ना, तो साथ कतरीना कैफ के ठुमके नज़र आ रहे होंगे उसको, तो वो डिविएट बड़ी जल्दी हो जाएगा उधर, वो इधर गलत वीडियोस की तरफ चल। बच्चा कितने साल का है, 14, 15, 16, 17, 18 साल का है, राइट? आप उसको रोक तो नहीं सकते यूट्यूब पे। स्पैम भी कम है ना, फॉरेन चले इससे मुझे अंदाजा हो, रंगीन तो आप भी हैं। क्या चीज़? मतलब कटरीना का आपको पता है ना? मैं पढ़ाता हूँ, मुझे अपने बच्चों के साथ नहीं, आपको कटरीना का पता है, मुझे लगा आपको किसी का नहीं पता होगा। नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा काम इन एज के बच्चों के साथ है, तो मैंने खुद को बड़ा आपके सामने होऊंगा, किसी और के सामने बड़ा होंगे, लेकिन बच्चों के सामने मैंने उनके जहन पर आके उतरना है। जिस तरह वो सोचते हैं, मुझे उसकी जनरेशन जी के टर्म्स भी सीखने हैं। बट आपको ये लगता है वहां से डिविएट हो जाएंगे, यहाँ पर कंसंट्रेशन फोकस का मसला है, कि अटेंशन स्पैन भी कम है। तो जिस बच्चे के पास कमियां होती है ना किसी चीज की, और बहुत वाकई पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए अवेलेबल है, इंटरनेट सोर्स अवेलेबल है। अब आप सवाल पूछे, मेरे पास सिर्फ एक सवाल रह गया जो मैंने इनसे आखिर में पूछता हूँ। मैं खुद भी पता क्या, जब मैं रिसर्च करता हूँ तो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है इंटरनेट पे बहुत ज्यादा, तो सम टाइम मैं खुद भी डिविएट कर जाता हूँ, हालांकि बड़ा मैंने जो सवाल पूछा, ये हमारे पास लास्ट कुछ मिनट्स हैं। मैंने आपका खुद क्योंकि स्पोर्ट्स से ताल्लुक है, तो मैं पूछना चाह रही थी कि बहुत सारे बच्चे जो हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि माँ बाप कहते हैं बस दुनिया जहान की हर चीज़ छोड़ दो, तुम सिर्फ इस किताब के कीड़े बन जाओ और बस यही पढ़ो तुम, और तुमने कुछ नहीं करना। क्या जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, किसी बच्चे को किसी स्पोर्ट्स का शौक है, वो उसको आगे जाके कहीं पे एडमिशन लेने के लिए, किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने के लिए क्या हेल्प कर सकता है? क्या करना ही चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़? ये मैं समझता हूँ इस शो का सबसे इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ, मल्टीपल स्पोर्ट्स खेली हुई हैं, और मेरा अपना छोटा सगा यूँ समझ लें कि फैमिली मेम्बर है, चाचा का बेटा, कज़न है, वो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के ऊपर इंटरनेशनली गया है। और मेरे पास हर साल जो मेरे काउंसलर्स हैं, जो मेरी पूरी टीम है जो फॉरेन यूनिवर्सिटी एडमिशन्स कराती है, वो स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप्स के लिए बच्चे ढूंढ रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली OA लेवल्स में बच्चे बहुत कम हमें मिलते हैं जो जी। अच्छा, स्पोर्ट्स कौन सी वाली होती है? अच्छा, इसमें जैसे मैं उन्हें नेशनल चैंपियन हूँ, तो मुझे मालूम है कि मैं अगर अपनी एज में आ जाऊँ, 15-16 साल की उम्र में जब मैं था और काफ़ी अरसे तक रहा, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी को बोलूँगा ना कि यार मैं मिसाल के तौर पे कराटे का नेशनल चैंपियन हूँ, तो वो एकदम कान खड़े हो जाएंगे, यार पढ़ाई तो सारे बच्चे करते हैं, इस एज में नेशनल चैंपियन बड़ा रेयर है ये। फिर मैं बोलूँगा मैं यार रॉक क्लाइंबिंग का पाकिस्तान नंबर 3 रहा हूँ, उस कंपटीशन में भी जीता हूँ, मैं फुटबॉलर भी हूँ, मैं यूनिवर्सिटी कैप्टन भी रहा हूँ फुटबॉल का, कई दफ़ा मैंने यूनिवर्सिटी को जिताया। तो जब इस तरह की कोई भी प्रोफाइल आप बताएंगे ना जो कि एक नॉर्मल बच्चे में नहीं होती है, तो वो उसके 4 चांद लग जाते हैं उसकी प्रोफाइल को। वजह पता है क्या? पढ़ाई आप भी कर रही हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, हर बच्चा, लेकिन क्रेडेंशियल्स ऊपर चले। लेकिन अच्छा, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, स्कॉलरशिप दिलवाने के लिए देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। आप यूनिवर्सिटी टारगेट करते हैं, मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करता हूँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ही है कि बच्चे मेरे दुनिया की टॉप आईवी लीग में जाए, रसल ग्रुप में जाए, आईवी लीग में जाए, जाके वापस आए ना, तो एक पूरा यूँ समझ लीथल वेपन होता है एक बच्चा जो पढ़ के आता है वहाँ से। डॉक्टर AQ खान देखें, अभी चूँकि लेटेस्ट इंडिया पाकिस्तान का सारा सिस्टम चल रहा था, तो इंडिया की हिम्मत भी नहीं हुई हमारे साथ ज़्यादा खुल के पंगा करने की। उसको पता था हम करेंगे तो इन्होंने वो वार हमें करना है कि हम लोग, मतलब इनका 100 रुपया खर्च होगा, ज़ाया होगा या नुकसान होगा, हमारे अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। So basically आपका पॉइंट ये है कि स्पोर्ट्स में अगर बच्चे होंगे तो दिस विल गिव एन एक्स्ट्रा एडवांटेज, उससे स्कॉलरशिप का मिलना, बच्चा फॉरेन यूनिवर्सिटी जाएगा, पढ़ के वापस आएगा, तो दिमाग आ रहा है आपके पास। ठीक है, मैं अपने पढ़ाने के अंदर उस बच्चे को पढ़ाई से नहीं ट्रेन कर रहा कि बाहर जाना है, मैं भी ट्रेन करता हूँ बेटा वापस भी आना है। मैं अगर 100 बच्चे मेरे बाहर जा रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे उसमें से 10 भी वापस पाकिस्तान आके पाकिस्तान को वापस मैं देता हूँ ना, तो ये मेरी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। ठीक है फरहाद, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा इससे पहले कि शो का टाइम खत्म हो जाए। रिलेटेबल नहीं है शायद इस शो के लिए, लेकिन मैं ये इसमें भी एक छुपी हुई सीख है जो अगर कोई सीख जाए। आपको अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट दिया है, यू गिफ्टेड, आप दुनिया की हर चीज़ कर रहे हैं, पैसा वगैरह सब कुछ आपके पास माशाल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है। आप
अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? कोई ऐसे बच्चे जो मुस्तहिक हैं, ओ लेवल ए लेवल करना चाहते हैं या माँ बाप ने डाल दिया है, तो क्या उनको आप ट्यूशंस या कुछ इस तरह की चीज़ डू यू गिव बैक टू कम्युनिटी? अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात, चूँकि हम लोग खुद एक इंतहाई रिलीजियस घराने से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक तो होता है ना, आप अपने पैसों में से ज़कात निकालते हैं, फिर आप थोड़ा और निकालते हैं। मैं समझता हूँ आप अपने अल्फाज में से भी ज़कात निकालते हैं, आप अल्फाज का भी सदका निकालते हैं, अब अपने काम में से भी निकालते हैं। तो मैं अपने हर काम में से निकालता हूँ, तो मुझे मालूम है कि मैंने अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। और शायद मुझे लगता है कि कामयाबी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन में अपनी क्लास फेलोज़ को देखूँ, दोस्तों में देखूँ, सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को ही रेट करूँगा। जैसे मैंने कहा ना, मैं हर साल 4 से 5 कंट्रीज़ अल्हम्दुलिल्लाह घूमता भी हूँ हर साल, ठीक है, वो जो मेरे पास टाइम जो भी मिल जाए। तो उन बच्चों के लिए है कि मेरे पास आके पढ़ते हैं, प्लम्बर का बच्चा, चौकीदार का बच्चा, ऐसे नहीं कि मेरे पास सिर्फ काम कर रहे हैं, कोई भी आके मुझे बोलता है मैं इलेक्ट्रिशियन के बच्चे को भी पढ़ाया मैंने। कई बच्चों की यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी मैं खुद पे कर रहा होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे मेरे पास फ्री पढ़ते हैं, उनकी कैम्ब्रिज की फ़ीस भी मैं पे करता हूँ। मैं खुद भी फ़ीस नहीं लेता उनसे। मैं क्यों इतना बेशरम हो जाऊँ कि मैं सिर्फ सालों से पैसे कमाऊँ? जो दे सकता है ठीक है, दे दे पैसे। ऑब्वियसली पता लग जाता है, इतने अरसे से काम करूँ, मुझे पता है कौन अफोर्ड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो बहुत से लोग इस तरह के हो तो जो नहीं देते हैं, तो इट्स ओके। बट फरहाद, लेट मी टेल यू दिस ऑन एयर कि माशाल्लाह ताला आपके माँ बाप को बहुत फ़ख्र होगा आप पे, एंड कुडोस टू यू, जो जितना आपसे बात करके लग रहा है कि आप बहुत ईमानदार उस्ताद होंगे, एंड आपकी बहुत रिस्पेक्ट है हमारे दिल में। एटलीस्ट आई एम सो ग्लैड टू मीट अ टीचर हु इज़ सो डेडिकेटेड एंड हु इज़ सो इक्विप्ड, जिसने अपने काम को सिर्फ काम नहीं समझा, आप जज्बे के साथ करते हैं। और आज जिन अनसंग हीरोज़ की हम बात कर रहे थे, मैं रिलेटेबल नहीं था, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने जब भी मेरे कोई बात की है, वो कहीं ना कहीं जाकर वो जुड़ जाती है। एंड यू आर एक्चुअली वन ऑफ द अनसंग हीरो वी हैव। और आपको कितनी खुशी होती है कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वापस आपके पास आता है और उसको आप भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपका शो का वक्त भी थोड़ा सा कम है। बच्चे अक्सर का जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं पढ़ने के लिए, व्हेन दे कम टू द एयरपोर्ट, वापसी पाकिस्तान आते हैं, तो वो अपने घर बाद में जाते हैं, वो हमारे पास पहले आते हैं और उनके माँ बाप के अल्फाज होते हैं, बच्चे कह रहे हैं हमने दरबार में हाजिरी देनी। तो उस्तादों हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का है। और मेरे से 10 साल पुराना भी कोई स्टूडेंट पढ़ा होगा, मैं उसको उसके नाम से जब बुलाता हूँ तो वो खुद एक दफ़ा हैरान हो जाता है कि कैसे सर आपकी ऐसी मेमोरी कैसी है। तो मैं टीचिंग प्रोफेशन में बाय चॉइस आया हूँ, बहुत अरसे से 11 साल की उम्र से सिखाने का काम किया था, कराटे सिखाए पहले, फिर 2007-8 से टीचिंग का काम, खुद भी ओ लेवल्स पढ़ा, उसके बाद पढ़ाने का शौक हुआ। आपने बड़ी प्यारी बात की है और मैंने आज आपसे 20% बच्चा मेरे पास approximately 20% बच्चा यूँ समझ ले। I have learned a lot from you and thank you हलीमा for making me meet you। लेकिन यहाँ पर मैं एक नानी की बात अपनी बड़ी जिक्र करूँगा। मुझे अचानक से उनकी बात याद आ गई, तो मुझे अक्सर क्या करती थी कि बेटा मेहनत इतनी करो और इतनी लगन से करो और उस लगन से करो कि तुम्हें कभी किसी को बताना ना पड़े तुम क्या करते हो। लोग तुम्हें बताएं कि तुम जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो और आपके उस्ताद आपको यकीनन आपके बच्चे जो है वो आपको बताते होंगे कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपसे चाहेंगे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इसी तरह आपसे अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाएंगे ताकि हम भी कुछ सीख सकें और ये लर्निंग का प्रोसेस कबर तक जारी रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। हलीमा और हुमायूं को दीजिए इजाज़त और आपसे वही कहेंगे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। थैंक यू।